Welcome students. Today our topic is nerve impulse for BSc Part 2 students. नर्व इम्पल्स सबसे पहले प्रॉसर नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने तंत्रिका आवेग या नर्व इम्पल्स के बारे में बताया था। किसी भी उद्दीपन के फलस्वरूप जो अपना नर्वस सिस्टम या नर्व सेल है उसके एक्सॉन वाले भाग में भौतिक यानी फिजिकल और रासायनिक यानी केमिकल क्रियाओं का यह योग तंत्रिका तंतु में एक फंक्शनल वेव उत्पन्न करता है। गॉथलिन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि तंत्रिका आवेग एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें भौतिक एवं रासायनिक फिजिकल और केमिकल चेंजेस देखे जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि नर्व इम्पल्स जो अपने नर्व सेल्स हैं न्यूरॉन्स, ये एक दूसरे को कम्युनिकेट करने का तरीका है और ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा होता है, डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स के द्वारा होता है। और नर्व इम्पल्स में एक जिसे नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा बन जाता है और वो एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ता है। अब नर्व इम्पल्स के बारे में हम कुछ और तथ्य जानेंगे। जैसे कुछ मुख्य तथ्य तो ऐसे हैं कि ये सामान्यतः एक न्यूनतम उद्दीपन मिनिमल स्टिमुलस के द्वारा ही होता है जब कोई तंत्रिका में, तो और इसको फिर देहली उद्दीपन या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस भी कहते हैं। फिर है कि ये एक ही दिशा में गमन करता है। फिर इसमें यह है कि एक तंत्रिका तंतु में प्रति सेकंड 200 से 1000 आवेग प्रेषित कर सकता है। फिर तंत्रिका आवेग में ऑल और नन का सिद्धांत लागू होता है कि या तो उसमें आवेग आएगा अथवा बिल्कुल नहीं आएगा। और न्यूरॉन जो है अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार ये उत्तेजना को प्रदर्शित करता है, लेकिन अगर उत्तेजना पर्याप्त नहीं है, इनएडिक्वेट है, तो फिर कोई भी उत्तेजना नहीं होगी। फिर इसकी वेलोसिटी या वेग को लेकर के भी है कि जो मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उनमें और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर में जो मेडुलेटेड तंतु हैं उनमें आवेग तेज गति से जाता है। ये जो है आवेग, ये मनुष्य के अंदर अगर देखा जाए तो इसकी गति 120 मीटर प्रति सेकंड तक होती है। फिर देखेंगे कि तंत्रिका को जो है इसमें विभिन्न जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं ये इसको प्रभावित कर सकते हैं। और तंत्रिका आवेग में जो इसका जो नर्व सेल है इसको लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए मूवमेंट के लिए। ठीक है। फिर इसमें जो इसकी वेलोसिटी है जो कि इसमें मेरुरज्जा में इसकी जो कंडक्शन वेलोसिटी है, प्रेषण वेग, ये कुछ मीटर प्रति सेकंड से लेकर 100 मीटर प्रति सेकंड तक हो सकता है। फिर दूसरा हम देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है तंत्रिका आवेग का प्रेक्षण कैसे होता है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जब कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स देखेंगे तो हमने पहले पूर्व में जाना था कि किस प्रकार से नर्व सेल होती है, एक्सोलेमा होता है। और ये देखिए आप चित्र में भी देख रहे हैं कि दो नर्व सेल्स के बीच में जो मेम्ब्रेन्स हैं ये आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं जुड़ रही हैं, एक सिनेप्स है जिसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ रही हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक ही नर्व में मैसेज जाता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से जाता है और वो एक केमिकल निकालेगा सिनेप्स पर और आगे मैसेज को पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो इसमें बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। तो तंत्रिका आवेग में इसको हम निम्न हेडिंग्स के द्वारा बांट के पढ़ सकते हैं। जैसे पहला है
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या विराम कला विभव। इसमें क्या होता है, आउटर सरफेस पे आप चित्र में देखते जाइए और समझते जाइए कि एक्सॉन के जो बाहरी सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर पैदा हो जाता है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सोडियम और पोटेशियम आयंस आप देख रहे होंगे। इस प्रकार की स्टेज को बोलेंगे पहली रेस्टिंग स्टेज। तो एक्सॉन जब रेस्टिंग स्टेज में होता है तो बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो क्लोराइड है वो भी उपस्थित होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये प्लाज्मा झिल्ली से विसरित नहीं हो पाते, कम निकल नहीं पाते आसानी से, मेम्ब्रेन की पोर्स की थिकनेस कम होने की वजह से। लेकिन जो सोडियम है वो आसानी से निकल जाता है, इसलिए जो चार्ज है वो बाहर पॉजिटिव सोडियम की वजह से है, अंदर नेगेटिव क्लोराइड की वजह से है। ठीक है। अब इस प्रकार क्या होता है, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है ये इसमें -70 से -85 माइक्रोवोल्ट तक का एक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होता रहता है। दूसरा स्टेप है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सक्रिय कला विभव। जब एक्सॉन में कोई उद्दीपन आता है, स्टिमुलस आता है, तो उस जगह पे चार्ज मूव करते हैं और ये डीपोलराइज्ड अवस्था होती है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है उसकी पारगम्यता या परमेबिलिटी बढ़ जाती है सोडियम के प्रति, तो सोडियम को मूवमेंट अचानक से बढ़ जाता है। तो जो पॉजिटिव जो चार्ज है वो एकदम से सोडियम अंदर जाने लग जाएगा और पॉजिटिव चार्ज अंदर मूव करने लग जाएगा। जब सोडियम अंदर मूव करेगा तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। तो जिस स्थान से स्टिमुलस होगा उस जगह पर पॉजिटिव चार्ज अंदर और नेगेटिव चार्ज बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज बाहर हो जाएंगे तो वो डीपोलराइज्ड अवस्था हो जाती है। उस स्थान पर जो डीपोलराइज्ड अवस्था है वो एक छोटी सी एक तरंग या वेव लाइक डीपोलराइज्ड अवस्था क्रिएट हो जाती है। फिर तीसरा पॉइंट है रीपोलराइजेशन, कि जब सोडियम आयंस जो हैं वो बाहर की ओर अधिक जाते हैं, अंदर की ओर अधिक आते हैं, तो जो पोटेशियम आयंस हैं इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको बैलेंस तो करना है चार्जेस को। तो इस प्रकार से फिर वो बैलेंस करके रीपोलराइज्ड अवस्था को ले आता है, यानी -70 से -85 MV तक की वापस रेस्टिंग पोटेंशियल वाली अवस्था को ले आता है। तो ये जैसे जैसे तरंग आगे बढ़ती है ये डीपोलराइज्ड रीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड रीपोलराइज्ड, इस प्रकार से जो चार्जेस हैं वो एक्सॉन की मेम्ब्रेन में आगे तीव्र गति से मूव करते हैं। अब ये जो अवस्था है इस प्रकार की, ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये जो अपनी मेडुलेटेड नर्व फाइबर है उसमें कुछ अलग होगा। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अलोंग मेडुलेटेड नर्व फाइबर, होयले नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि मेडुलेटेड नर्व फाइबर में जो एक्सॉन है वो नोड्स ऑफ रेनवियर पर, बाकी जगह माइलिन शीथ होती है, नोड्स ऑफ रेनवियर पर माइलिन शीथ नहीं होती। तो इस प्रकार जो चार्जेस हैं वो थोड़े थोड़े गैप में जंप या डांसिंग अवस्था के तरीके से मूव करते हैं। इस प्रकार के कंडक्शन को वल्गी चालन या सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं, और इसलिए इसके अंदर ये जंप करके चलेगा तो ये इसकी जो वेलोसिटी है वो कई गुना अधिक हो जाती है, और इसका जो मूवमेंट है इसमें एनर्जी भी कम खर्च होती है और इसका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। हमने अभी पढ़ा था उसी को आप इस चित्र में देखिए कि थ्रेशोल्ड लेवल आता है तभी वो नर्व इम्पल्स स्टार्ट होता है, फिर रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, फिर डीपोलराइजेशन होता है कि कोई स्टिमुलस आया और डीपोलराइजेशन की अवस्था आई,
अब उसको नर्व वापस से ठीक करती है, रिपोलराइजेशन की अवस्था आती है, उसके बाद वो रेस्ट यानी रेस्टिंग पोटेंशियल की अवस्था आती है। अब हम देखेंगे सिनेप्स और सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तंत्रिका में हमने देखा था कि जो न्यूरॉन्स हैं वो लीनियर या ब्रांच्ड अवस्था में होते हैं और एक दूसरे से सिनेप्स के द्वारा ही जुड़ते हैं। तो सर चार्ल्स शेरिंगटन ने इसके बारे में बताया था कि नर्व के एंड में एक प्री सिनेप्टिक नॉब या बटन होता है, उससे एक केमिकल निकलता है और ये दोनों जो झिल्लियां हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स में फ्लूइड केमिकल्स भरे रहते हैं जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। तो जैसे ही स्टिमुलस वहां तक पहुंचेगा तो उन सिनेप्टिक वेसिकल्स से जो एसिटाइल कोलिन है, जिसको केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, ये निकलेगा और उस बीच की जगह में जो दोनों मेम्ब्रेन्स, दोनों के जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, सिनेप्स हैं, उनके बीच के जगह पर जाएगा। फिर वहाँ पे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज नामक एंजाइम होता है जो उद्दीपन के बाद उसको नष्ट कर देता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इस सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे नंबर 1 कि ये केमिकल ट्रांसमिशन। तो हेनरी डेल ने इसको खोजा था और उन्होंने बताया था कि जो घुंडी है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और ये बनाते हैं इस प्रकार से एसिटाइल कोलिन। और इस काम के अंदर इस मदद करने वाले होते हैं कैल्शियम आयंस। तो जो केमिकल्स होते हैं उनको हम न्यूरो हार्मोन्स या न्यूरो ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। और कैल्शियम आयंस के इन्फ्लक्स से ही ये रिसेप्टर्स द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो अनेक जो है न्यूरो ह्यूमर खोजे गए हैं, जिनमें जैसे हमने नाम लिया, एक तो है एसिटाइल कोलिन, फिर है नॉर एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, डोपामीन, सीरोटोनिन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो केमिकल ट्रांसमिशन है वो इलेक्ट्रिकल केमिकल्स के द्वारा होता है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इसमें थोड़ा कम होता है, और क्योंकि इसमें जो वो उन्हीं जगहों पर होता है जहाँ पर कि मेम्ब्रेन्स आपस में जुड़ी रहती हैं, बहुत नज़दीक रहती है और उनके बीच में गैप नहीं होता, तब चार्जेस के द्वारा जैसे एक्सॉन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ था, वैसा ही सिनेप्स में भी होता है। फिर हम देखेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर आप गलती से भी अपना हाथ को जलती हुई मोमबत्ती पे रख देते हैं तो तुरंत ऑटोमेटिक, आप सोचते भी नहीं है और हाथ हट जाता है। तो वो किस लिए होता है? क्योंकि जो प्राणियों के देह में जो समस्त शारीरिक क्रियाएं हैं, अब उनको दो भागों में बांटा है, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। तो जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं तो विल पावर पे और कॉन्शियस पर निर्भर करती हैं और ये फोर ब्रेन से कंट्रोल्ड होती हैं। लेकिन जो इनवॉलंटरी क्रियाएं होती हैं ये अपनी इच्छा के अधीन नहीं होती। तो मार्शल हॉल ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। फिर बेस्ट एंड टेलर ने इसके बारे में बताया, इसको और समझाया कि ये जो ऑटोमेटिक इनवॉल्वेंट्री क्रियाएं होती है, अनकॉन्शियस क्रियाएं कहते हैं। इनमें क्या होता है, अफरेंट और इफरेंट नर्व्स होती हैं। अगर हमने जैसे गलती से भी कोई अपना सेंसरी पार्ट जो होता है, जैसे अभी इस चित्र में आप देख रहे हैं, जो अपनी स्किन है वो सेंसरी मैसेज लेके जा रही है ब्रेन को, और इस प्रकार से जब वो मैसेज लेकर जा रही है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको आज्ञा देता है मसल को, हाथ की मसल को, कि तुम अपने हाथ को दूर हटा लो, और मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर के और अपने आप को दूर हटा लेती है। तो इस प्रकार से जो अफरेंट न्यूरॉन है वो मैसेज लेके आ रहा है, और जो इफरेंट न्यूरॉन है वो वापस से मैसेज लेके जा रहा है मसल को कि भाई अपना हाथ हटा लो। इस क्रिया को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क। आपका ये नर्वस सिस्टम खत्म होता है। थैंक यू।